डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो था नोमेनक्लेचर का, वो हमने पहले ही कंप्लीट किया है। अब जो दूसरे बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आइसोमेरिज्म का है, और आइसोमेरिज्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स जो हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो 5वां टाइप इसमें है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं, जो 5th टाइप है उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ये जो टॉटोमेरिज्म है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप जानते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि दो कंपाउंड्स की फार्मूला एक जैसी होती है, मगर उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो फंक्शनल आइसोमर्स हुए। तो टॉटोमेरिज्म जो है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स exist in dynamic equilibrium with each other। तो आप डायनामिक इक्विलिब्रियम समझते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स जिसमें से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में तब्दील होता है और फिर वहाँ रिवर्स भी हो जाता है। तो अगर हम एक कंपाउंड से शुरू करेंगे, ये एक कंपाउंड अपने दूसरे आइसोमर में खुद ब खुद तब्दील हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस जारी रहती है जब तक ये दोनों कंपाउंड्स की परसेंटेज बराबर हो जाती है, या किसी खास पॉइंट पे पहुँच के इनके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। यानी फिर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है या परसेंटेज कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे में कंटिन्यूसली तब्दील होते रहते हैं विद आउट अफेक्टिंग फर्दर कंसंट्रेशन। उस प्रोसेस को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपने इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। वहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, उन रिवर्सिबल रिएक्शंस में भी डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। वहाँ पर आपने पढ़ा है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होता है तो फिर वो प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। स्टार्ट पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है और इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसकी रेट कम होती है। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो एक जैसी हो जाती है, तो उस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ऐसे स्टेज को, रिवर्सिबल प्रोसेस की ऐसे स्टेज को जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस इज इक्वल, उसी को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में तब्दील हो जाता है और ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, यानी जब दोनों बराबर तादाद में रहते हैं और दोनों एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं एट ए कांस्टेंट रेट, उस स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में भी क्या होता है, ये जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, it arises due to migration of हाइड्रोजन atom। जनरली हाइड्रोजन atom माइग्रेट होता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन atom फ्रॉम वन polyvalent atom to another polyvalent atom with necessary arrangements of linkages, with necessary arrangement of
लिंकेजेस। तो ऐसे आइसोमर्स जो होते हैं जिनमें ऐसा हाल हो जाता है, जिनमें एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर वजूद में आ जाता है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम, तो उसमें बॉन्ड्स में भी चेंज हो जाती है, यानी लिंकेज जो एटम्स के दरमियान होती है वो लिंकेज भी बदलती रहती है। तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम टाटो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये जो आइसोमर्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम टाटोमर्स कहते हैं। तो ये जो टाटोमेरिज्म है ये दो किस्म का है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट देयर। एक को हम कहते हैं डायड सिस्टम, दूसरे को कहते हैं ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं ट्रायड सिस्टम। तो दो तरह का है ये टाटोमेरिज्म, डायड सिस्टम एंड ट्रायड सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायड सिस्टम में क्या होता है। डायड सिस्टम, तो इस सिस्टम में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ एटम्स बिटवीन 1 and 2 पोजिशंस। माइग्रेशन ऑफ एटम्स, ये जो टाटोमर्स हैं इनमें माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्टिवली हो जाता है, जैसे मैंने पहले लिखा है कि टाटोमेरिज्म में माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। जब माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2, और इसके दौरान स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा इन लिंकेज में, लिंकेज में भी चेंज हो जाएगी। आइसोमेरिज्म को हम डायड सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस तरह समझ लेंगे, हमारे पास एक कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस HC ट्रिपल बॉन्ड N में क्या होता है, देख लीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होता है टू नाइट्रोजन। तो इस तरह से कंपाउंड जो नया वजूद में आता है दैट बिकम्स HN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। यानी हाइड्रोजन जो था ये पहले कार्बन पे था, अब ये हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन पे। इस तरह से अब हाइड्रोजन कार्बन के बजाय नाइट्रोजन को अटैच हुआ है, तो जो लिंकेज है उसमें भी चेंज आ गई। पहले H सिंगल बॉन्ड C था, अब H सिंगल बॉन्ड N है। पहले नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड था, अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें चेंज आ गई है, ये डबल बॉन्ड में और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तब्दील हुआ। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है ये माइग्रेट हुआ है फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2, यानी सिर्फ दो ही एटम 1 और 2 पोजिशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इस सिस्टम को हम डायड सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से ये जो दो कंपाउंड आप देख लीजिए, एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखेंगे तो CN है, दूसरे में NC है। तो इस तरह से ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं एंड दीज टू कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हुआ जो HCN है, पहले अगर हम शुरू करेंगे इन द बिगनिंग, इफ यू विल स्टार्ट विथ HCN, तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम दिस HCN ये चेंज हो जाएगा, इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू HNC। यानी जो कंपाउंड हमने इस कंपाउंड से शुरू किया था स्टार्ट पे, ये कंपाउंड बिल्कुल नहीं था, मगर जो ही टाइम गुजरता जाएगा आप देखोगे कि इस कंपाउंड की तादाद भी, कुछ तादाद भी इस कंपाउंड के साथ वहाँ पर मौजूद होगी, यानी ये कंपाउंड नहीं था, बनना शुरू हो जाता है। तो जब ये बनते बनते एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है, फिर हम देखते हैं इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लगता है हमें जैसे कि अब HNC में तब्दील नहीं हो रहा है, मगर हकीकत में होता क्या है, जिस वक्त HCN HNC में तब्दील होता है तो ये प्रोसेस जो है ये बाद में रिवर्स भी हो जाती है, यानी एक तरफ से HCN HNC में तब्दील हो जाता है, जो ही HNC बनता है तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता HCN में वापस तब्दील हो जाए, इन दोनों प्रोसेस हो जाते हैं। मगर स्टार्ट पे क्या होता है, HCN जो फॉरवर्ड प्रोसेस होती है इसकी रेट फास्ट होती है, और जो बैकवर्ड प्रोसेस होती है इसकी रेट स्लो होती है। तो फिर एक जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, फिर बैकवर्ड प्रोसेस की रेट भी बढ़ जाती है। फिर दोनों की रेट जब एक जैसी आ जाती है तो उस वक्त इन दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो उसी स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये वाला कंपाउंड जो है इट इज हाइड्रोजन साइनाइड, और ये कंपाउंड जो है it is hydrogen isocyanide. So these two compounds provide us an example of a diode system. इसी तरह से दूसरा टाइप जो आइसोमेरिज्म का है that is triad system.
जो ट्रायड सिस्टम है उसमें क्या होता है, वहाँ पर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एटम नंबर 1 एंड एटम नंबर 3। दैट मीन्स इसमें जैसे आपने पहले देख लिया, पहले वाले में एक और दो एटम्स, एटम नंबर 1 और 2 इन्वॉल्व हो जाते थे। इन केस ऑफ ट्रायड सिस्टम atom number 1 and 3 are involved. That means migration of hydrogen takes place from 1 to 3 और फ्रॉम 3 to 1। तो इसमें भी स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है लिंकेज में, नए सिरे से लिंकेज वजूद में आ जाती है। तो जब ऐसा हो जाएगा, जब ट्रांसफ़र ऑफ एटम हो जाएगा फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 3, तो या एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3, कार्बन ज़रूरी नहीं है, किसी भी दो एटम्स के दरमियान ये हो सकता है, बट when it is between atom number 1 and atom number 3, it means it is triad system, and if it is between 1 and 2 then it is diad system। तो triad system जो है इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ये जो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, इसमें कीटोन जो होता है वो इनॉल में तब्दील हो जाता है और इसमें इन्वॉल्व हो जाती है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। इसकी आप देख लीजिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये कंपाउंड इथेनॉल है और इसको कहते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, ये एटम नंबर 1 है, एटम नंबर 2 है, ऑक्सीजन एटम नंबर 3 है। इस एटम नंबर 1 में से एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन पे। अब देख लीजिए, जब इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे एटम ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स इट इज 1 2 एंड 3। दैट मीन्स माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3, इसलिए इसको हम ट्रायड सिस्टम कहते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर रहेगा CH2। जब हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, ये पहले सिंगल बॉन्ड था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड जो ये ब्रेक हो जाता है, जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो ये OH में तब्दील होगा। तो मान लो यहाँ का डबल बॉन्ड जो था ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ आता है इस तरह से, यानी डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और ये H अपनी जगह है। इस तरह से जो ये नया कंपाउंड वजूद में आ गया, आप देख लीजिए ये कंपाउंड जो है ये इथेनॉल है, इथेनॉल, 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 इनॉल है ये, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है, इसी वजह से इस कंपाउंड को हम इनॉल कहते हैं। इसमें C डबल बॉन्ड O था, कीटो ग्रुप था, तो इसलिए ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, इसलिए हम इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप इसकी एक और, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, इसकी आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। हमारे पास ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन कॉमन नेम में कहते हैं, और IUPAC सिस्टम में इसका नाम प्रोपेनोन है। और ये जो एसीटोन और प्रोपेनोन है, यहाँ पर भी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है फ्रॉम दिस कार्बन टू ऑक्सीजन। तो इन जिस तरह से ऊपर वाले कंपाउंड में हुआ, यही सूरत इस नीचे वाले दूसरे कंपाउंड में भी हो जाता है। कार्बन से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होके ऑक्सीजन पे आ जाता है, यानी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। अब देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन एटम नंबर 1 है, ये कार्बन एटम नंबर 2 है, ऑक्सीजन एटम नंबर 3 है, तो माइग्रेशन हो गई फ्रॉम एटम 1 टू 3। तो इस तरह से क्या होगा, ये कार्बन रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड में तब्दील होगा, क्योंकि मैंने बता दिया जब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पर ये तभी अटैच होगा जब पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो जाती, ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, एक कार्बन पे फ्री हो जाती है जब पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फुलफिल होती है जब हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन पे। तो इस तरह से ऑक्सीजन चेंज हो जाता है इनटू OH ग्रुप, और इसका डबल बॉन्ड चूंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो चुकी है। तो इस तरह से ये दो कार्बन एटम्स अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक और बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड वजूद में आ जाता है। तो ये बनता है CH2C। तो ये जो डबल बॉन्ड O था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो बाकी पोर्शन कंपाउंड का ये ऐसे ही रह जाता है। अब ये कंपाउंड आप देख लीजिए, इस कंपाउंड का नाम है 1 2 और 3 कार्बन है इसमें, इसका मतलब ये प्रोप है। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, इन है, ये इन प्रोपिन कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है,
और फिर कार्बन नंबर 2 जो है इस पे OH ग्रुप है, तो आप लिखेंगे 2 ऑल। इस तरह से इस कंपाउंड का पूरा नाम बनेगा प्रोप 1 इन 2 ऑल, प्रोप 1 इन 2 ऑल। आप फिर से देख लीजिए, ये कंपाउंड जो है ये इनऑल है, इन भी है इसमें, यानी डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी इनऑल है। तो इस तरह से इस कंपाउंड, ये जो ट्रायड सिस्टम है, इसमें आपने देख लिया यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। तो इसी के साथ अरेंजमेंट ऑफ या लिंकेज हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज, इन नए बॉन्ड्स वजूद में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कंपाउंड जो यहाँ पर वजूद में आ जाते हैं, यानी कीटो फार्म और इनॉल फार्म, दे एग्जिस्ट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस एसीटोन से शुरू करोगे, आपके पास कंपाउंड प्योर एसीटोन होगा। फिर अगर आप इसको स्टोर रखोगे किसी भी फ्लास्क में, बोतल में, आप देखोगे इस कंपाउंड में कुछ टाइम के बाद एसीटोन के साथ साथ आप वहाँ पर ये इनॉल फार्म भी वहाँ पे पाओगे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि कीटो फॉर्म जो है ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता इनॉल फार्म में तब्दील हो जाती है। तो एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, इनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। फिर कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों मौजूद होते हैं और दोनों की एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है। उस कंपाउंड की परसेंटेज ज़्यादा होगी, जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, जो लेस स्टेबल होता है उसकी तादाद कम होगी। जनरली जो कीटो इनॉल फॉर्म है, इसमें कीटो फॉर्म जो होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इनॉलिक फॉर्म, इसलिए इनॉलिक फॉर्म कम होता है, कीटो ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर इनॉल से शुरू करोगे, ये इनॉल भी खुद ब खुद कीटो फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और फिर इनके दरमियान भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में तब्दील होता है और फिर ये दोनों एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो इसके बाद है इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट टाइप, उसको हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो आप देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ जब दो कंपाउंड्स ऐसे होंगे कि उनकी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी, मगर उसके दो फार्म्स होंगे या दो से ज़्यादा फार्म्स होंगे। उनमें से कुछ फार्म्स ऐसे होंगे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते होंगे, जिनकी स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी, और उसका दूसरा आइसोमर जो होगा वो क्लोज्ड चेन कंपाउंड बनाएगा। तो जब दो कंपाउंड ऐसे होंगे या दो आइसोमर्स ऐसे होंगे कि एक आइसोमर ओपन चेन है, दूसरा क्लोज्ड चेन है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स इन विच one of the isomers exists in closed chain form। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कंपाउंड जो होगा वो ओपन चेन फॉर्म में भी उसकी होगा और क्लोज्ड चेन फॉर्म में भी वो होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन लेंगे, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, ये दो जो हैं दे फॉर्म रिंग चेन आइसोमर। देखो प्रोपेन जो है, प्रोपीन मीन्स 3 कार्बन है, ई मीन्स डबल बॉन्ड, तो इस तरह है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड आप देख लीजिए, इसमें 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोपीन है। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनती है C3H34 and 2 6 C3H6। ये कंपाउंड जो है C3H6। तो इसकी एक और फार्म आप देख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड आप देख लीजिए। इस कंपाउंड में ये 3 कार्बन एटम्स जो हैं ये रिंग बनाते हैं। तो ये रिंग शेप्ड कंपाउंड जो है, 3 कार्बन इसमें हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, तो ये फिर से हो गया C3H6। क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप है,
फिर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान तो एन है, और तीनों कार्बन क्लोज्ड चेन बनाते हैं, इसलिए ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन जो हैं, these two are the ring chain isomers of each other because in this one isomer is an open chain structure and another one is having closed chain structure। इसकी एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। तो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये कंपाउंड जो है इट इज़ ब्यूट-टू-ईन। अब देख लीजिए एक कंपाउंड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड देख लीजिए, इसमें भी 4 कार्बन आटम हैं और 8 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर भी 4 कार्बन आटम्स हैं और हाइड्रोजन भी 8 हैं। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर डिफरेंस ये है कि इसमें एक कंपाउंड जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में है और दूसरा कंपाउंड जो है ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में है। इस तरह से ये आइसोमेरिज्म जो है इसको हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, आपने देख लिया कि दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इट इज़ ऑफ 6 टाइप्स। वन ऑफ इट वाज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड वाज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन वाज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, द फोर्थ वन वाज टॉटोमेरिज्म, फिफ्थ वन वाज मेटामेरिज्म एंड द सिक्स्थ वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा हमने बताया है आपको कि दूसरा किस्म आइसोमेरिज्म का जो है उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसमें कंपाउंड जो होते हैं इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है वो भी सेम होती है। द कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मा। यहाँ पर कंपाउंड्स डिफर करते हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। जब ऐसा हो जाता है कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है, कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम नहीं है, तो आइसोमेरिज्म को ऐसे आइसोमेरिज्म को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक है जिसको हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये तीनों आइसोमर्स जो हैं ये हम पढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ पे इन कंपाउंड्स के साथ हमें वास्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है दिस इज शोन बाय अल्केन्स। तो इंशाल्लाह जब हम अल्केन्स स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसी वक्त हम ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी उसके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स अल्कीन्स में पाया जाता है। अल्कीन्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो इस तरह से जब हम अल्कीन्स स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं इनके साथ हमारा वास्ता 12th क्लास में पड़ता है। जो अल्काइल हेलाइड्स हैं जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में हैं, अल्काइल हेलाइड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम 12th में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम अल्कीन्स और अल्केन्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो कल हमारा दूसरा बेसिक कंसेप्ट इंशाल्लाह शुरू होगा। तो आइसोमेरिज्म जो है ये कंप्लीट हो गया फ़िलहाल। तो जो इसके जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके टाइप जो रह गए वो इंशाल्लाह हम सही वक्त पे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।